नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में काम करने वाले कलाकार अपने आप में इतने ज़्यादा अकेले होते हैं कि कोई इनके साथ में कुछ कर भी दे, गलत कर दे तो किसी को सालों साल तक पता नहीं चलता। आज मैं जिस कलाकार की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ, इन्होंने वैसे तो बी और सी ग्रेड फिल्मों में ज़्यादा काम किया था, लेकिन अपनी एक बी ग्रेड फिल्म से ये रातों रात चर्चा में आ गई थी। दरअसल इन्होंने राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म वफा में लीड रोल प्ले किया था। वफा वैसे तो एक बी ग्रेड मूवी थी, लेकिन इस फिल्म में राजेश खन्ना ने न सिर्फ काम किया बल्कि कई इंटीमेट सीन भी दिए। यही वजह रही कि राजेश खन्ना के साथ ये एक्ट्रेस भी चर्चा में आ गई थी। ये एक्ट्रेस है लैला खान। लैला खान एक समय पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गई थी। इनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और बहुत ही ज़्यादा चर्चित भी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कब लैला खान अचानक से बॉलीवुड से गायब हो गई, उनके गायब होने के पीछे की वजह क्या थी और गायब होने से पहले क्यों वो अपना सब कुछ बेचकर दुबई भागना चाहती थी। लैला खान का जन्म हुआ था साल 1978 में पाकिस्तान में। पिता का नाम नादिर शाह पटेल और माँ का नाम शलीना पटेल था। लैला के जन्म के कुछ समय बाद ही इनका पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था और लैला की परवरिश मुंबई से ही हुई थी। लैला खान का असली नाम है रेशमा पटेल। लैला जिस समय कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, उसी समय उसको मॉडलिंग का शौक़ लग गया। पढ़ाई बीच में ही छोड़कर उसने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी। शुरू में मॉडलिंग की, लेकिन उसके कुछ समय बाद लैला ने कई एड फिल्मों में काम किया, एल्बम सॉन्ग्स में काम किया और इसके बाद वह फिल्मों में आ गई। लैला ने वो नाम की एक फिल्म में काम किया तो इसके बाद आसमां नाम की एक और फिल्म में इसको रोल मिला। हिंदी फिल्मों में काम करने के साथ में इसने कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पाई। साल 2008 में लैला ने राजेश खन्ना के साथ में फिल्म वफा में काम किया। ये राजेश खन्ना की आखिरी मूवी थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और लैला खान ने काफ़ी ज़्यादा बोल्ड सीन दिए थे। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो उस समय काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। फिल्म के साथ बहुत सारे विवाद जुड़े, लेकिन सफल नहीं हो पाई। वफा फिल्म बनाई थी राखी सावंत के भाई राकेश सावंत ने। इस फिल्म के बाद में लैला को बी और सी ग्रेड फिल्मों के ही ऑफर आते थे। इसके कुछ समय बाद लैला की मुलाकात हुई मुनीर नाम के एक शख्स से, और कहा तो ये भी जाता है कि मुनीर और लैला खान ने गुपचुप शादी भी कर ली थी। लैला ने जिससे शादी की थी यानी मुनीर, वो ना सिर्फ एक बांग्लादेशी था बल्कि एक आतंकवादी संगठन से भी जुड़ा हुआ था, और कहा तो ये भी जाता है कि उसने लैला खान को भी अपने साथ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कर लिया था। इसके कुछ समय के बाद दिल्ली में एक कार में एक बम फटता है, यानी एक आतंकवादी घटना होती है। पुलिस जब उस कार की जांच करती है तो पता चलता है कि वह कार लैला खान की मां के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब यहाँ पर बात करता हूँ लैला खान की फैमिली के बारे में, क्योंकि आगे की कहानी में लैला की फैमिली का भी अहम रोल है। लैला की मां सेलिना ने टोटल 3 शादियां की थी। पहली शादी थी नादिर शाह पटेल से, जिससे टोटल उन्हें 4 बच्चे पैदा हुए, जिसमें एक लैला खान थी। नादिर शाह खुद भी एक कपड़ों का व्यापारी था और सेलिना भी कपड़ों की दुकान ही करती थी। मुंबई में ही रहती थी। शाह माँ का जो बिज़नेस था वो काफ़ी अच्छा था और ठीक ठाक चलता था। लैला की मां ने इसी बिज़नेस से काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी भी इकट्ठा कर ली थी, जो मुंबई में ही अलग अलग जगहों पर थी। शैलिना ने दूसरी शादी की आसिफ शेख नाम के एक व्यक्ति से। इन दोनों का रिश्ता मुश्किल से कुछ ही समय चला और टूट गया। इसके बाद शैलिना ने तीसरी शादी की परवेज टाक नाम के एक व्यक्ति से। परवेज शैलिना से उम्र में काफ़ी छोटा था। परवेज की उम्र मुश्किल से 35 वर्ष के आसपास थी और वहीं शैलिना की उम्र 50 वर्ष थी। परवेज एक कश्मीरी था और वह वहाँ पर कोई छोटा मोटा नेता था और चुनाव लड़ता था। कश्मीर से वह मुंबई आया और यहाँ पर उसका अफेयर सेलिना के साथ में चलने लगा और उसी के साथ में रहने लगा। इसी दौरान राखी सावंत का भाई राकेश सावंत लैला खान को कॉल करता है। रिंग जाती है लेकिन कॉल कोई नहीं उठाता। इसके बाद राकेश सावंत ने लैला से संपर्क करने की काफ़ी कोशिशें की। उसके घर पे गया, उसके ऑफिस गया, लेकिन लैला का कहीं पता नहीं चल पाया। इसके बाद राकेश सावंत ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी। पुलिस लैला और उसके परिवार को ढूंढने की कोशिश करती है। जहाँ जहाँ उसके घर थे सब जगह पुलिस जाती है। जहाँ उसका ऑफिस था वहाँ पर भी पुलिस जाती है, लेकिन लैला खान का कहीं पर कोई पता नहीं चल पाता है।
फिर पुलिस और सब लोगों ने ये मान लिया कि लैला जो है अपने पति मुनीर और परिवार के साथ में दुबई भाग गई है, क्योंकि लैला और उसके पति मुनीर का नाम जो है आतंकवादी घटना में सामने आ गया था और लैला उसी समय से सब कुछ बेचकर दुबई जाना चाहती थी। पुलिस ने यही मान लिया था कि लैला अपने पूरे परिवार के साथ में दुबई भाग गई है। लेकिन इस जांच में ये बात जरूर सामने आई कि ये टोटल 7 लोग थे जो गायब हुए थे। लैला, उसके 3 और भाई बहन, एक कजिन थी जो लैला की मौसी की बेटी थी, और एक लैला की माँ और लैला का तीसरा सौतेला पिता परवेज़। ये 7 लोग थे जो गायब थे। इसके अलावा लैला की 2 गाड़ियाँ भी गायब थी। पुलिस इन सभी की फाइल को ऑलमोस्ट जो है बंद कर चुकी थी, क्योंकि इन सभी का कोई पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद मार्च 2011 में कश्मीर में जो है लैला की दोनों गाड़ियाँ मिल जाती है। तब कश्मीर पुलिस मुंबई पुलिस को जो है संपर्क करती है और इन गाड़ियों के बारे में बताती है। तब मुंबई पुलिस वापस जो है कश्मीर की पुलिस को बताती है कि उन्हें इन गाड़ियों के साथ साथ कुछ लोगों की भी तलाश है, और उन लोगों की जो फाइल है, जो डिटेल्स होती है, वो मुंबई पुलिस जो है कश्मीर पुलिस को देती है, जो कि लैला व उसके परिवार की डिटेल थी। इस घटना के करीब 1 साल बाद कश्मीर पुलिस जो है किसी अन्य मामले में परवेज़ डाक को गिरफ्तार करती है। कश्मीर पुलिस परवेज़ की जब डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि ये तो वही इंसान है जिसकी लिस्ट मुंबई पुलिस की तरफ से आई थी। कश्मीर पुलिस जो है मुंबई पुलिस को सूचना देती है। इसके बाद मुंबई पुलिस परवेज़ को लेकर मुंबई आ जाती है, और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो काफ़ी हैरान करने वाले राज सामने आते हैं। पहले कुछ दिन तो परवेज़ जो है पुलिस को यही बताता है कि लैला और उसका परिवार दुबई भाग गया है और इसके अलावा उनकी कोई भी खबर नहीं है। लेकिन पुलिस को उसकी इस थ्योरी पर यकीन नहीं होता है, तो पुलिस और ज़्यादा सख्ती करती है। तब परवेज़ बताता है कि उसने ना सिर्फ लैला खान को बल्कि उसके परिवार को मार के वहीं पर गाड़ दिया है। पुलिस ने जब इसका कारण पूछा तो परवेज़ ने बताया कि वह अपने चुनाव में अपनी सारी संपत्ति गंवा चुका था, अपने सारे पैसे हार चुका था। उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और पैसों के लिए ही उसने जो है सेलिना से शादी की थी ताकि उसकी संपत्ति को हथिया सके। फरवरी 2011 को लैला की पूरी फैमिली परवेज़ के साथ अपने इगतपुरी के फार्म हाउस पर जाती है। इगतपुरी जो कि मुंबई से लगभग 125 किलोमीटर दूर है, वहीं पर लैला का जो फार्म हाउस था। इनके जाने के 4-5 दिन बाद 8 फरवरी 2011 को फार्म हाउस पर एक छोटी सी पार्टी होती है फैमिली के अंदर ही। पार्टी में खाना पीना होता है। नाच गाने के बाद में सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद रात को करीब 1 बजे परवेज़ और सेलिना की किसी बात पर लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि परवेज़ जो है गुस्से में किसी भारी चीज़ से सेलिना के सर पर वार कर देता है। सेलिना का सर पूरी तरह से फट जाता है और वह खूनम खून होकर वहीं पर गिर जाती है। लड़ाई झगड़े और चीख पुकार की आवाज़ सुनकर परिवार के बाकी सदस्य भी जो है जाग जाते हैं और वे सारी घटना को अपनी आंखों से देख लेते हैं। चूँकि ये सारा हादसा परिवार ने अपनी आंखों से देख लिया था और सभी लोग जो है ये समझ चुके थे कि सेलिना घायल नहीं बल्कि वो मर चुकी है। परवेज़ अब उन लोगों को देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद में शुरू होता है उस फार्म हाउस में एक खूनी खेल। परवेज़ एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देता है। इस हत्याकांड को वह अकेला अंजाम नहीं देता है, बल्कि फार्म हाउस का जो वॉचमैन होता है वो भी परवेज़ के साथ में हो जाता है। दरअसल जो वॉचमैन था उसे जो है परवेज़ ने ही रखवाली के लिए रखा था और वह परवेज़ के गांव का ही रहने वाला था। दोनों मिलके इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देते हैं। इस हत्याकांड में जो मारे जाते हैं वो थे लैला खान, उसकी बड़ी बहन अजमीरा, भाई इमरान, दूसरी बहन सारा और एक मौसी की बेटी थी, और सबसे लास्ट में थी लैला की माँ सेलिना। हत्याकांड में ये खेल यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद में लाशों को ठिकाने लगाने का काम भी करना था। वहीं फार्म हाउस में पूल के पास में जो है एक लंबा चौड़ा गड्ढा खुदा हुआ था, जिसमें एक के बाद एक करके सारी लाशें डाली गई। पहले 3 लाशें डाली गई, ऊपर से एक बेड शीट बिछाई, कुछ पत्थर डाले, फिर एक गद्दा डाला, फिर 3 और लाशें डाली, फिर ऊपर से कुछ थोड़े से पत्थर डाले, फिर बेड शीट बिछाई और ऊपर से एक और गद्दा डाला। फिर मिट्टी से वो जो पूरा गड्ढा था उसको भर दिया। परवेज़ ने सबके मोबाइल भी जो है उसी गड्ढे में दबा दिए थे, स्विच ऑफ करके। परवेज़ ने सभी के मोबाइल बंद करके उसी गड्ढे में दबा दिए थे, लेकिन लैला के फ़ोन को बंद करना वह भूल गया था, या गलती से कह सकते हैं मिस हो गया था।
यही कारण था कि जब राखी सावंत का भाई राकेश सावंत लैला को कॉल कर रहा था तो उसका फ़ोन लगातार रिंग हो रहा था। लैला का फ़ोन 5-6 दिन तक लगातार ऑन था और उस पर रिंग होती रही। सभी लाशों को ठिकाने लगाने के बाद में परवेज़ ने पूरे फार्म हाउस को आग लगा दी ताकि वहाँ पर ना तो कोई सबूत मिले और ना ही खून के धब्बे। इसके बाद वह वॉचमैन के साथ में दोनों गाड़ियों को लेकर कश्मीर भाग जाता है और अपना जो फ़ोन नंबर है उसको बदल लेता है। परवेज़ से जब पूछा गया कि उसने ये सारे कांड क्यों किए, ये सारे हत्याकांड क्यों किए, तो उसने बताया कि सेलिना और लैला खान जो है इंडिया से अपना सब कुछ बेचकर दुबई में शिफ्ट होना चाहती थी, क्योंकि जो लैला का नाम था वो दिल्ली में हुए बम विस्फोट में सामने आ गया था। सेलिना ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी परवेज़ को ना देकर अपने दूसरे पति आसिफ शेख को दे दी थी। परवेज़ ने बताया कि सेलिना को मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं था और अपने दूसरे पति आसिफ शेख पर ज़्यादा विश्वास था। इसी प्रॉपर्टी और जेलसी की वजह से परवेज़ ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि इस पूरे मामले में परवेज़ ने जो है पुलिस को काफ़ी ज़्यादा गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन जब पुलिस ने परवेज़ की ढंग से मरम्मत की तो सारी कड़ियाँ खुलती चली गई। ये हत्याकांड हुआ था 8 फरवरी 2011 को और इसका खुलासा हुआ था जून 2012 में, यानी लगभग 1.5 साल बाद। लोगों को और पुलिस को यही लगता रहा कि लैला खान दुबई भाग गई है, क्योंकि ना सिर्फ उसका नाम दिल्ली बम धमाके में सामने आया था, बल्कि लैला और उसके पति के तार जो है आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी जुड़े हुए थे। लैला का काम उन आतंकवादियों को मुंबई के बारे में जानकारी देने का था और आतंकवादी गतिविधियों के दौरान उनकी मदद करना था। लैला के फार्म हाउस की जब पुलिस ने तलाशी ली तो वहां पर आतंकवादियों का झंडा भी मिला था, बल्कि एक फ़ोटो एल्बम भी मिली थी। इन फोटोज़ में लैला जो है मुंबई के ना सिर्फ नेताओं के साथ में खड़ी थी, बल्कि कई बड़े अफसर भी लैला के साथ में खड़े हुए थे। इस सब से ये बात जो है साफ हो गई थी कि लैला के कॉन्टैक्ट काफ़ी ऊपर तक थे। हालांकि इस केस को यहीं पर बंद कर दिया गया था और बाद में ना तो उन नेताओं पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही उन अफसरों पर जो लैला के साथ में फ़ोटोज़ में थे। लैला खान ऐसी अकेली एक्ट्रेस नहीं है जो इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी या जो आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई थी। अगर सही से जांच की जाए तो 70% कलाकार ऐसे मिलेंगे जो देश विरोधी एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, लेकिन इनके पास में पैसा होता है तो ये आराम से जो है इज्जतदार बने रहते हैं। लैला खान की इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही।